हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी बीएड 4th ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 8 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 9वीं क्लास है। हमने क्या पढ़ लिया था? शील्डिंग, डीशील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ लिया था। नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने सिग्नल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है ये भी हमने देख लिया था। सिग्नल्स की स्प्लिटिंग के बाद हमने उनका स्पेक्ट्रम बनाना सीख लिया था, और स्पेक्ट्रम बनाने के बाद हमने कुछ डेल्टा वैल्यू के बेस पे उन सिग्नल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी वो भी हमने देख ली थी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन ये भी कराया था कि अगर आपको क्वेश्चन में एनएमआर सिग्नल्स कोई गिवन है, यानी 2.212 पे जैसे आपको कोई सिग्नल प्राप्त हो रहा है, 10 पॉइंट समथिंग 2 पे आपको कोई सिग्नल प्राप्त हो रहा है, मतलब कुछ आपको वैल्यू दे दी जाएगी, डेल्टा की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, डबलेट प्राप्त हो रहा है, ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इस डेटा के बेस पे आपको कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकालनी पड़ती है। तो हमने ये भी आपको निकालना सिखाया था। अब आज हम उसी को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें ये है कि एनएमआर के साथ साथ हमको 17 ये जो आईआर की रेंज है, आईआर की रेंज और यूवी की रेंज भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। हमारे पास दो प्रकार के दो सिग्नल्स या फिर दो हमारे पास डेटा और है, जिसके बेस पे हम पूरी कंपाउंड की स्ट्रक्चर निकालेंगे। अब देखो, इसमें देखो क्वेश्चन है, एक कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 116 है। उसकी यूवी की जो पीक है वो 283 पे आती है। यूवी की पीक 283 पे आ रही है। आपके पास आईआर है, आईआर की रेंज जो 3500 से 2500 के बीच में आ रही है। और जो एक और आपके पास पीक आ रही है वो आ रही है 1715 के ऊपर आ रही है। आपको पता है कि आईआर की रेंज अगर पीक दे रही है, मतलब उस कंपाउंड में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि क्रियात्मक समूह की फंक्शनल ग्रुप की पीक जो है आईआर के रीजन में ही आपको प्राप्त होती है। तो आईआर में आपको फंक्शनल ग्रुप की पीक प्राप्त होती है। कुछ आईआर की रेंज मैंने यहाँ लिख दी है आपको वापस याद करवाने के लिए। वैसे आपने पिछली क्लास में सभी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी है, जिसमें आपको आपने सबने इस सब की रेंज पढ़ी है। इन सब की देख लीजिए। जब आप अपने पास OH COOH में OH त्वरण कंपन के कारण अपने पास एक पीक प्राप्त होती है 3500 से 2500 के बीच में। अब ये देखिए, अगर आपके पास एस्टर ग्रुप है तो आपके पास 1750 से 1735 के बीच में प्राप्त होगी। अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, 1715 पे अगर कोई पीक प्राप्त हो रही है तो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा। ये ईथर है, ROR ईथर है। ईथर अगर आपके पास है तो आपको 1150 से 1085 के बीच में आपको एक रेंज प्राप्त होगी, पीक प्राप्त होगी। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में भी अगर आपके C और C के कारण अगर तनन कंपन हो रहा है तो 1600 से 1400 के बीच में आएगी। और वही एरोमेटिक और हाइड्रोजन ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके हाइड्रोजन के बीच में हो रही है तो 3050 से 3000 के बीच में आपके पास पीक आएगी। ये हमारे पास आईआर की कुछ रेंज है, ये जो रेंज है हमको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। अब आप देखिए कि हमारे पास 3500 से 2500 के बीच में रेंज प्राप्त हो रही है। आपको साफ पता लग रहा होगी 3500 से 2500 के बीच में अगर हमारे पास कोई पीक प्राप्त हो रही है तो हमारे पास उस जो समूह है, जो हम कंपाउंड निकालेंगे, उसमें कौन सा ग्रुप होगा? COH ग्रुप होगा। और आप देख लीजिए 1715 भी है, इसमें 1715 भी है, मतलब 1715 यहाँ गिवन है। देखिए, मतलब इसमें इस वाले कंपाउंड में कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। दो प्रकार की इसमें पीक आ रही थी, दो प्रकार के हमने कंपाउंड इसमें निकाल लिए, दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप इसमें होंगे। अब हम एनएमआर सिग्नल्स की तरफ बढ़ते हैं। एनएमआर सिग्नल्स कह रहे हैं कि 10.9 ppm पे कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 1H हाइड्रोजन के कारण। एक हाइड्रोजन के कारण आपके पास कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 10.9 ppm पर। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई सिंगलेट प्राप्त होगा जिसके पास कोई कंपाउंड, कोई ग्रुप होगा, उसके पास एक हाइड्रोजन होगा और उसके पास वाले पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। सिंगलेट कब प्राप्त होता है? जब अपने पड़ोसी पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है पास वाले में, तभी अपने पास सिंगलेट प्राप्त होता है। तो ये यही कह रहा है कि इसके स्वयं के पास तो एक हाइड्रोजन है, लेकिन उसके पास में जो भी एटम होगा उसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। सिंगलेट हमें तभी प्राप्त होता है। आगे आप देखिए,
जो 2.2 है, 2.12 पे आपको कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है जिसके पास स्वयं के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और उस सिंगलेट प्राप्त हो रहा है मतलब स्वयं के पास तो उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन उसके पास वाला जो भी एटम होगा उसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ये बात ये कहना चाह रहा है। आप देखिए 2.6 पे आपको भी ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है जिसके पास 2H 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और 2.25 पे आपको ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है उसके पास भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम इन डेटा के बेस पे इस कंपाउंड का अपन स्ट्रक्चर निकालेंगे। देखिए शुरू से देखिए, अब 283 पे आपकी यूवी की रेंज आ रही है, 283 पे यूवी की रेंज आ रही है, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं जिसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार हमारे पास ये ट्रांजिशन होते हैं। ये ट्रांजिशन बताती हैं। ये जो 283 रेंज आ रही है वो आपको शो कर रही है कि इसमें जो है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। एन से आपको पता है यूवी की रेंज 200 से 400 के बीच में होती है। ये बता रहा है कि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन इसमें हो रहा है। ये रेंज 283 ये बता रही है कि एन से पाई स्टार इसमें ट्रांजिशन हो रहा है। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और उसमें लोन पेयर भी होगा। मतलब हमने जब ये सिग्मा से सिग्मा स्टार और एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार, ये जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े थे तो आपको पता है कि सिग्मा और सिग्मा से सिग्मा स्टार में कौन से कंपाउंड आते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है आपके पास एक जनरल वे में बता रही हूँ कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उसको सिग्मा से सिग्मा स्टार में जिसके पास ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो एन से सिग्मा स्टार में कौन आएंगे, जिनके पास लोन पेयर भी होंगे, और जिनके पास सिंगल बॉन्ड भी होगा वो कंपाउंड आएंगे। आपको पता है वो। अब देखिए पाई से पाई स्टार में कौन कंपाउंड आएंगे, जिनके पास डबल बॉन्ड होगा यानी पाई बॉन्ड होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड कीजिए आप सिग्मा बॉन्ड कर दीजिए, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में सिग्मा बॉन्ड भी होगा। इसमें पाई बॉन्ड होगा अपने पास यानी डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड होगा। और अगर एन से पाई स्टार अपनी ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें अपने पास लोन पेयर के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन, पाई जो है पाई बॉन्ड भी अपने पास प्रेजेंट होगा। यानी ये जो रेंज है 283 ये एन से पाई स्टार को शो कर रही है, एन से पाई स्टार को शो कर रही है, मतलब इसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों होंगे। अब देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप की रेंज में ही बताता है कि ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ये लोन पेयर भी होंगे और ये पाई बॉन्ड भी होगा। अब आप देखिए इस वाले के अगर अपन बात करें कार्बोनिल ग्रुप की सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें आप देखिए पाई बॉन्ड भी है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये अपने पास इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर भी है। यानी ये जो यूवी है, यूवी पुष्टि प्रूफ करती है कि इसके पास जो है कार्बोनिल ग्रुप है। अब आपको पता चल गया वैसे कि अपने पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं COOH। एक अपने पास एसिड ग्रुप है जो हमारी 3500 से 2500 के बीच में पिक दे रहा है, और एक हमारे पास 1715 यानी हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है। 2 ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हो गए। अब आप देखिए हम NMR सिग्नल्स के बेस पे अब हम फॉर्मूला ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। NMR सिग्नल्स क्या कहते हैं कि 10.9 ppm पे सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। सिंगलेट प्राप्त हो रहा है मतलब ऐसा कोई एटम है जिसके पास स्वयं के पास एक हाइड्रोजन है और उसके पास वाले पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। 10.9 ppm पे दे रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी डेल्टा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डीशिल्डिंग हो रही है उसकी। ज़्यादा डीशिल्डिंग किसकी होती है? जिसके पास में कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होता है। अब आप देखिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अलग से तो कोई ब्रोमीन या फिर हेलाइड कोई मेंशन नहीं है, तो हमको पता है कि 2 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकते हैं। हम अगर इसको COH को भी यहाँ खोल कर लिखें या फिर तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचता अपनी तरफ खींचता है। अब आप ये देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है,
इसमें भी ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचता होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 1H हाइड्रोजन के कारण सिंगलेट प्राप्त हो रहा है अपने को। देखो यहाँ पे भी सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सिंगल हाइड्रोजन है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 2 और 3 पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई। अगर हम कंपाउंड कोई बना रहे हैं तो यहाँ आगे हम H नहीं लगा सकते, H नहीं लगा सकते। अगर हमने H लगा दिया तो कंपाउंड यहीं पूरा हो जाएगा। हमें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 116 करना है, तो हम यहाँ पे H नहीं लगा सकेंगे, H नहीं लगा सकेंगे, H नहीं लगा सकेंगे। तो आप ये देखिए जो ये, अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, क्या उसके पास वाले कोई एटम पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है, नहीं है। यानी 1H हाइड्रोजन के कारण, एक हाइड्रोजन के कारण यहाँ 10 ppm पर कौन सी पीक प्राप्त होगी? सिंगलेट प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। यानी 0+1 n+1 वाले फॉर्मूले से 0+1 हमें एक पीक प्राप्त होगी, सिंगलेट प्राप्त होगा हमें। ठीक है, ये वाला यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन COH ग्रुप के कारण हमारे पास ये 10.9 पे पीक आ रही है। अब देखिए 10.9 पे पीक कैसे प्राप्त हो रही है? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो प्रोटॉन, इसकी प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा डीशिल्डिंग हो जाएगी। इससे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो हाइड्रोजन होंगे उन बहुत ही ज़्यादा डीशिल्डिंग डाउन फील्ड में चले जाएंगे और उनकी डीशिल्डिंग हो जाएगी और इनकी डेल्टा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आए कि जो 2.12 पे सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, 3 हाइड्रोजन है उसके पास, यानी अपन नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और एक अपने पास दूसरा निकालते हैं अपन कि अपने पास 2.12 पे सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 3 हाइड्रोजन के कारण। 3 हाइड्रोजन यानी इसके पास कोई ना कोई 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। और इसके पास में जो भी XYZ जो भी प्रेजेंट होगा उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एक भी हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो सिंगलेट दे रहा है। सिंगलेट दे रहा है मतलब आप ऐसा ग्रुप यहाँ पे लगाइए। अब देखो, अगर मैं CH3 को यहाँ लगाती हूँ, इसके पास में लगाती हूँ, इसके पास में लगाती हूँ, तो देखो इसके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिंगलेट तो दे देगा, सिंगलेट तो दे रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया तो ये कंपाउंड जो है यहीं पूरा हो गया, अपने कार्बोनिल ग्रुप का कोई यूज नहीं हुआ और ये हमारे पास 2 सिग्नल्स बच गए और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी 116 नहीं बेटा। यानी यहाँ ये किसी न किसी और एटम से जुड़ा होगा, ये किसी और एटम से जुड़ा है, यानी ये वाली स्थिति अपने पास नहीं बनती है। पहली स्थिति यही थी। अब देखो एक और कोई एटम से जुड़ा है, 2.12 पे प्राप्त हो रहा है। जनरली आपको पता है जब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री अपने पास एल्किल ग्रुप होता है तो उसकी जो पीक है 0.8 से 1 के बीच में आती है, 1.0 के बीच में आती है। आपको ये पता है? अगर ये केमिकल शिफ्ट शो कर रही है, केमिकल शिफ्ट शो करके 2.12 पे आ रही है, इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप थोड़ा दूर व्यवस्थित होगा इसके पास। तो अपन अगर इसको कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ सेट करें, कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ लगाएं तो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप लगा के देखिए आप, ये अपन ने कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया। कार्बोनिल ग्रुप लगाने से क्या हुआ? अब देखो इसके पास में जो भी एटम है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये कंपाउंड यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या इसके बेस पे हमारा 116 मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा? बाकी सिग्नल्स भी बाकी है, तो यहाँ हम H नहीं लगा सकते, यानी इसके पास वाले पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। 3H जिसके पास है और वो सिंगलेट दे रहा है। सिंगलेट कब देगा? जब इसके पास में कुछ भी उपस्थित नहीं होगा, यानी इसके पास कुछ भी उपस्थित नहीं। ये सिंगलेट हमारा सेकंड भी कंप्लीट हुआ और हमारा कार्बोनिल का भी ग्रुप यूज़ हो गया और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज हो गया। दोनों सिग्नल हमारे क्लियर। अब देखिए तीसरा सिग्नल क्या कह रहा है? 2.6 पे हमको ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, 2.6 पे ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है और जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। तीसरा भी यही कह रहा है कि 2.25 पे ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है और उसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? आप देखिए तीसरा हम लगाते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन किसी के पास है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है तो इसके मतलब ये मिथिलिन ग्रुप होगा, मिथिलिन ग्रुप ही होगा। अब देखिए 2.6 और 2.25 कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा, किसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है? इसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, इसके लिए कम है। यानी ऐसी स्पीसीज से जुड़ा होगा
जो थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास जुड़ी होगी। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप हो सकते हैं, देखो 1 और 2, ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हम इसको दोनों को जोड़ के देखते हैं। ये देखो CH2 ये जो भी आपके पास स्थिति है, इन सबको आपस में जोड़िए, किसी न किसी तरीके से आप जोड़िए CH2 और फिर आप इन सिग्नल्स को वापस इसमें देखना कि क्या इनके कारण ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है। तो अपन देखेंगे CH2 हो गया, ये हमने अरेंज कर दिए। अब इसके पास में अपन क्या जोड़ सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड O जोड़ दें, ये जोड़ देते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एसिड वाला ग्रुप जोड़ दिया। अब देखिए इन दोनों में से एक अपना होगा जो देखो C और O के पास में जुड़ा हुआ है। वैसे इन दोनों की लगभग वैल्यू सेम ही प्राप्त हो रही है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ेगा। ये देखो इसमें भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें पास में ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर हम इस वाले को यहाँ से करवाएं C डबल बॉन्ड O CH3, इसके लिए भी सेम कंडीशन ही बन रही है, लेकिन इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन और है। इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन और है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो ये भी डीशिल्डिंग कर रहा है, जिसके ये ज़्यादा डाउन फील्ड में जा रहा है। तो ये वाला जो है जो ज़्यादा डाउन फील्ड में जा रहा है वो मिथिलीन ग्रुप ये है, और जो कम डाउन फील्ड में जा रहा है वो मिथिलीन ग्रुप ये है। चारों मिथिलीन ग्रुप क्लियर। अब हम देखते हैं, अब हम अगर इसकी स्थिति क्लियर करें तो देखिए 3500 से 2500 COH ग्रुप, 1715 कार्बोनिल ग्रुप, ये हमारे पास 10.9 पे कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 1 हाइड्रोजन के कारण। ये 1 हाइड्रोजन है और इसके पास में कुछ भी नहीं है, यानी इसका सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। इसका ये A प्रकार का प्रोटॉन होगा, ये अपना A प्रकार का प्रोटॉन हो गया। ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, ये A प्रकार का प्रोटॉन हो गया। दूसरा देखिए 2.12 पे कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 3 हाइड्रोजन के कारण। ये देखो 3 हाइड्रोजन के कारण सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, यानी ये B टाइप का प्रोटॉन हो गया। तीसरा सिग्नल देखिए 2.6 पे कोई ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, 2.6 पे कोई ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है 2 हाइड्रोजन के कारण। मैंने आपको बताया कौन ज़्यादा डाउन फील्ड में है, 2.6, और डाउन फील्ड में कौन जाएगा, यानी ये C प्रकार का हो गया। 2.6 पे कोई 2 हाइड्रोजन के कारण ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, 2 हाइड्रोजन है, ये देखो ये 2 हाइड्रोजन है और ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, मतलब पड़ोस वाले पे 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ये देखो 2 इसके पास है और जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो 2 + 1 = ट्रिपलेट हमको प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसके वे में भी बात करें तो इसका भी हमको ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा था। तो देखो पास वाले कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और इसके पास में कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए भी 2 + 1 = 3, इसके लिए भी ट्रिपलेट, दोनों के लिए ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। यानी ये हमारा फॉर्मूला, इन सब डेटा के बेस पे हमारा ये फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब हम इसकी अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। इसका अणुभार अपन निकालेंगे। अगर देखिए कार्बन कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 12 × 5 = 60। अब आप ये देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 3 4 5 6 7 8 इसके पास हाइड्रोजन है, तो 8 × 1 = 8 ये हो गए। और अब आप देखिए ऑक्सीजन कितने है इसके पास, 1 2 और 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन = 16 × 3। आप इसको टोटल कर दीजिए, 116 अपने को प्राप्त हो रहा है। 116 अपने को अगर मोलिकुलर फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है तो अपने क्वेश्चन के मोलिकुलर वेट से ये मैच कर रहा है मैच कर रहा है, मतलब हमारा ये जो हमने कंपाउंड निकाला वो एक्यूरेट सही है। ठीक है, इस प्रकार हम गिवन जो भी है अपने पास डेटा है उसके बेस में हम इसका जो है फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। और हम आगे भी इसका अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊँ या फिर आप बुक से आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इस बेस पे आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। आप ऐसे ही इन NMR सिग्नल्स के बेस पे भी आप मोलिकुलर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ IR की रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।